8 नवंबर 2016 शाम के 6 बजे देश की राजधानी के सबसे सिक्योर पावर कॉरिडोर में अचानक हलचल तेज हो गई थी। कैबिनेट मंत्रियों के फोन बाहर रखवा लिए गए थे। किसी को भी उस मीटिंग रूम से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। बाहर 130 करोड़ लोगों को लग रहा था कि ये एक नॉर्मल शाम है, लेकिन उस एक बंद कमरे में भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डिसीजन लिया जा चुका था। सवाल ये नहीं है कि फैसला क्या था, सवाल यह है कि दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में जहां दीवार के भी कान होते हैं, वहां इतना बड़ा सीक्रेट आखिरी सेकंड तक लीक होने से कैसे बचा। दिल्ली की सर्द शाम और पावर कॉरिडोर्स की वो रहस्यमयी खामोशी। 8 नवंबर 2016 को सुबह से ही सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा था। आम जनता अपने काम में बिजी थी। किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आज रात 8 बजे देश की इकोनॉमी में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो सबकी नींदें उड़ा देगा। कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले की शांति बड़ी खतरनाक होती है। बस ये वही शांति थी। साउथ ब्लॉक में प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के अंदर एक अलग ही लेवल का टेंशन चल रहा था। नरेंद्र मोदी अपनी चेयर पर बैठे थे और उनके सामने थे वो गिने चुने ऑफिशियल्स जो इस पूरे ऑपरेशन का हिस्सा थे। इस ऑपरेशन को इतना सीक्रेट रखा गया था कि कैबिनेट के बड़े बड़े मंत्रियों तक को इसकी हवा नहीं लगने दी गई थी। जरा सोचिए, देश के फाइनेंस मिनिस्टर तक को आखिरी वक्त तक पूरी डिटेल नहीं पता थी। अगर एक भी वर्ड बाहर लीक हो जाता तो मार्केट में हाहाकार मच जाता। लोग अपना काला धन ठिकाने लगा देते और पूरा प्लान चौपट हो जाता। इसलिए सीक्रेसी ही इस मिशन की जान थी। आरबीआई के हेडक्वार्टर्स में भी कुछ ऑफिशियल्स को बस इतना पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है ये किसी को नहीं मालूम था। उस दिन शाम करीब 6:30 बजे अचानक कैबिनेट की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। मंत्रियों को लगा कि कोई रूटीन मीटिंग होगी, लेकिन जैसे ही वो मीटिंग रूम में दाखिल हुए तो उनके होश उड़ गए। सबसे पहला ऑर्डर आया कि सभी लोग अपने मोबाइल फोन्स और स्मार्ट वॉचेस बाहर रख दें। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर ले जाने की स्ट्रिक्ट मनाही थी। बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने दरवाजे बंद कर दिए। अब कोई अंदर नहीं आ सकता था और ना ही कोई बाहर जा सकता था। अंदर बैठे मंत्रियों के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। फुसफुसाहट शुरू हो गई कि आखिर माजरा क्या है। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया और जब उन्होंने बताया कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, मानो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। लेकिन यह सब इतना अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे कई महीनों की प्लानिंग थी। रातों की नींदें हराम की गई थी। एक ऐसा कोर ग्रुप बनाया गया था जो दिन रात बस इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उस ग्रुप में कौन कौन था और उन्होंने कैसे बिना किसी को भनक लगे इतना बड़ा जाल बुना, ये जानना और भी ज्यादा थ्रिलिंग है। ये पूरा खेल रातों रात नहीं रचा गया था। इसके तार जुड़े थे कई महीने पहले की उन गुप्त मीटिंग से जो प्रधानमंत्री आवास पर देर रात हुआ करती थी। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन इस बार दीवारों को भी धोखा दे दिया गया था। नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन के लिए एक बेहद छोटा और भरोसेमंद टीम बनाया था। इस टीम को लीड कर रहे थे एक ऐसे अफसर जो मीडिया की चकाचौंध से हमेशा दूर रहते थे। उनका नाम था हसमुख अधिया। वो उस वक्त रेवेन्यू सेक्रेटरी थे। उनके साथ आरबीआई के कुछ बेहद चुनिंदा ऑफिसर्स शामिल थे। कमाल की बात तो ये थी कि इस टीम के मेंबर्स एक साथ कभी नहीं मिलते थे। वो अलग अलग समय पर और अलग अलग रास्तों से प्रधानमंत्री के घर पहुंचते थे ताकि किसी को शक ना हो। प्लानिंग का लेवल इतना हाई था कि टीम के मेंबर्स आपस में भी कोड वर्ड्स में बात करते थे। कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं किया जाता था। सब कुछ दिमाग में या फिर हैंड रिटन नोट्स में होता था, जिन्हें मीटिंग के तुरंत बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। इस पूरी प्रक्रिया को प्रोजेक्ट ब्लाइंड आई का नाम दिया गया था। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे कोई देख नहीं सकता था। अब सबसे बड़ी चुनौती थी नए नोट्स की छपाई। अगर आरबीआई अचानक से 500 और 2000 के नए नोट्स भारी मात्रा में छापना शुरू कर देता तो मार्केट में रूमर फैलने में देर नहीं लगती। लोगों को शक हो जाता कि पुराने नोट्स बंद होने वाले हैं। और हमारे देश में तो आपको पता ही है कि रायता फैलते देर नहीं लगती। एक छोटी सी अफवाह भी स्टॉक मार्केट को क्रैश कर सकती थी। इसलिए एक बहुत ही क्लेवर स्ट्रेटजी अपनाई गई। मैसूर और साल्बोनी के प्रिंटिंग प्रेसेस में सिक्योरिटी दोगुनी कर दी गई।
वहां काम करने वाले वर्कर्स को बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। उनके फोन्स जब्त कर लिए गए थे। उन्हें बताया गया था कि कुछ स्पेशल ऑर्डर है जिसे जल्दी पूरा करना है। दिन रात मशीन्स चल रही थीं और करोड़ों नए नोट्स छप रहे थे। लेकिन उन वर्कर्स को भी नहीं पता था कि ये नोट्स किस दिन मार्केट में आने वाले हैं और क्यों छप रहे हैं। इस बीच दिल्ली में बैठे ऑफिशियल्स एक एक पल का हिसाब रख रहे थे। टेंशन इतनी थी कि कई रातों तक ये लोग ठीक से सोए नहीं थे। अगर कोई एक कड़ी भी टूट जाती तो पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाता। अब आते हैं उस पल पर जब सस्पेंस अपने चरम पर था। 8 नवंबर की शाम को जब कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, तब बाहर आरबीआई का बोर्ड भी इमरजेंसी मीटिंग कर रहा था। उन्हें फॉर्मल अप्रूवल देना था। सोचिए प्रोटोकॉल का कैसा जाल बुना गया था कि आरबीआई को अप्रूवल भी देना था और सीक्रेट भी लीक नहीं होने देना था। शाम के 7 बज चुके थे। कैबिनेट रूम के अंदर अभी भी सन्नाटा था। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से साफ कह दिया था कि जब तक वो राष्ट्र को संबोधित नहीं कर लेते, तब तक कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। यहां तक कि किसी को वॉशरूम जाने के लिए भी सिक्योरिटी एस्कॉर्ट के साथ जाना पड़ रहा था। यह कोई मजाक नहीं था। देश के सबसे पावरफुल लोग एक तरह से बंधक बने हुए थे और बाहर मीडिया को भनक तक नहीं थी कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। कुछ रिपोर्टर्स को बस इतना हिंट मिला था कि प्रधानमंत्री 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं। न्यूज चैनल्स पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कोई कह रहा था कि पाकिस्तान पर कोई बड़ा एक्शन होने वाला है, तो कोई कह रहा था कि बॉर्डर पर कुछ हुआ है। इकोनॉमी के बारे में तो किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा था। ठीक 8 बजे नरेंद्र मोदी टेलीविजन स्क्रीन पर प्रकट हुए। उनका चेहरा एकदम शांत और कॉन्फिडेंट था। उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की। शुरुआत के कुछ मिनट बहुत नॉर्मल लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो ऐतिहासिक लाइन बोली कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपये के वर्तमान करेंसी नोट्स लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो पूरे देश में जैसे एक शॉक वेव दौड़ गई। लोग अपने टेलीविजन सेट से चिपक गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करें। जो नोट्स कल तक उनकी तिजोरी की शान थे, वो अब महज कागज के टुकड़े बन चुके थे। मार्केट में अफरा तफरी मच गई। ज्वेलर्स की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी। लोग अपना कैश गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए पागलों की तरह भाग रहे थे। पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइंस लग गईं, क्योंकि वहां पुराने नोट्स कुछ दिन और चलने वाले थे। यह नजारा किसी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी से कम नहीं था। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। बैंक्स और एटीएम के बाहर जो नजारा अगले कुछ दिनों तक दिखने वाला था, उसकी कल्पना तो शायद उन प्लानिंग करने वालों ने भी नहीं की थी। 9 नवंबर की सुबह जब सूरज निकला, तो भारत एक पूरी तरह से बदले हुए रियलिटी में जाग चुका था। बैंक बंद थे और एटीएम काम नहीं कर रहे थे। 130 करोड़ लोगों के पास कैश की भारी कमी हो गई थी। हर नुक्कड़, हर चाय की टपरी पर बस एक ही चर्चा थी कि अब आगे क्या होगा। लोगों के मन में डर भी था और एक अजीब सा एक्साइटमेंट भी। कुछ लोग इसे काले धन वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक मानकर खुश हो रहे थे, तो कुछ लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए परेशान थे। अब उस कोर टीम के सामने सबसे बड़ा टास्क था पूरे देश में नए नोट्स पहुंचाना। यह कोई मामूली काम नहीं था। भारत जैसे विशाल देश में जहां हजारों बैंक्स और लाखों एटीएम हैं, वहां रातों रात कैश रिप्लेस करना एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर था। वायुसेना के प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स को काम पर लगा दिया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी सिक्योरिटी के बीच कैश के बक्से पहुंचाए जा रहे थे। बैंक्स के एम्प्लॉयज दिन रात काम कर रहे थे। उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई थीं। कई बैंक ऑफिसर्स तो रात को घर भी नहीं जा पा रहे थे। जैसे तैसे 10 नवंबर को बैंक्स खुले और उसके बाद जो भीड़ उमड़ी, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। बैंक्स के बाहर मीलों लंबी लाइंस लगी थी। लोग सुबह 4 बजे से ही आकर खड़े हो जाते थे। धूप हो या ठंड, किसी को परवाह नहीं थी। सबको बस अपने पुराने नोट्स एक्सचेंज करने थे या फिर अपने अकाउंट में जमा करने थे। यहां तक कि शादियों वाले घरों में भी हाहाकार मचा हुआ था। बिना कैश के शादी कैसे होगी, ये सोचकर ही लोगों के पसीने छूट रहे थे। सरकार को रोज नए रूल्स बनाने पड़ रहे थे। कभी एक्सचेंज लिमिट 4000 की जाती, तो कभी घटाकर 2000 कर दी जाती। रोज शाम को आरबीआई की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आ जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी मशीनरी ट्रायल एंड एरर मोड में चल रही है। और इन सब के बीच वो लोग जिनकी तिजोरियों में करोड़ों का काला धन भरा था, वो रातों रात उसे ठिकाने लगाने के जुगाड़ में लगे थे। कोई अपने स्टाफ के अकाउंट्स में पैसे डाल रहा था, तो कोई कमीशन देकर पुराने नोट्स बदलवा रहा था। सिस्टम की खामियों का फायदा उठाने वाले भी एक्टिव हो चुके थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, सस्पेंस और टेंशन दोनों बढ़ते जा रहे थे।
एटीएम के बाहर लाइंस कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मशीन में कैश डाला जाता और कुछ ही घंटों में वो खाली हो जाती। वो मैसेज कि कैश आउट ऑफ सर्विस है लोगों को सबसे ज्यादा चिढ़ाने लगा था। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी के बीच एक बहुत बड़ा शिफ्ट भी हो रहा था। लोग मजबूरी में ही सही डिजिटल पेमेंट्स की तरफ मुड़ रहे थे। पेटीएम और दूसरे ई वॉलेट ऐप्स के डाउनलोड्स रातों रात आसमान छूने लगे। सब्जी वाले से लेकर चाय वाले तक हर कोई क्यूआर कोड लगा कर बैठ गया। सरकार का जो हिडन एजेंडा था डिजिटल इंडिया को पुश करने का, वो तेजी से जमीन पर उतर रहा था। लेकिन विपक्ष चुप बैठने वाला नहीं था। संसद से लेकर सड़क तक हंगामे शुरू हो गए। सरकार पर आरोप लगने लगे कि ये बिना सोचे समझे लिया गया फैसला है जिसने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो यहां तक कह दिया कि इससे इकॉनमी कई साल पीछे चली जाएगी। इकॉनमी की ग्रोथ रेट में गिरावट भी दर्ज की गई, जिससे सरकार पर प्रेशर और बढ़ गया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने फैसले पर अडिग थे। उन्होंने एक भावुक स्पीच में लोगों से 50 दिन का समय मांगा था। उन्होंने कहा था कि अगर 50 दिन में हालात नॉर्मल नहीं हुए तो देश जो सजा देगा वो भुगतने को तैयार है। ये बहुत बड़ा रिस्क था। एक पॉलिटिकल सुसाइड भी हो सकता था। अगर हालात नहीं सुधरते तो अगले इलेक्शंस में जनता उन्हें माफ नहीं करती। लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठे उन ऑफिशियल्स को पता था कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जो तीर कमान से निकल चुका था उसे अब अपने निशाने पर ही लगना था। खुफिया एजेंसीज को भी अलर्ट पर रखा गया था। ब्लैक मनी को वाइट करने वाले सिंडिकेट्स पर नजर रखी जा रही थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड्स तेज हो गई थी। हर रोज कहीं ना कहीं से करोड़ों रुपए के पुराने और नए नोट्स पकड़े जाने की खबरें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे चोर पुलिस का एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल का गेम चल रहा हो। वो 50 दिन भारत के इतिहास के सबसे मुश्किल और यादगार दिनों में से एक बन गए। धीरे धीरे मार्केट में लिक्विडिटी लौटने लगी। नए नोट सिस्टम में आ चुके थे और लाइंस छोटी होने लगी थी। लेकिन डीमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट था वो लंबे समय तक महसूस किया गया। क्या इससे सारा काला धन खत्म हो गया? आरबीआई के डेटा के मुताबिक लगभग 99% पुराने नोट्स बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। तो फिर क्या ये ऑपरेशन फेल हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी डिबेट होती है। कुछ इकोनॉमिस्ट इसे एक मॉन्यूमेंटल फेलियर मानते हैं तो कुछ इसे फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ उठाया गया एक कड़ा और जरूरी कदम कहते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि 8 नवंबर 2016 की उस रात ने देश के सिस्टम को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। टैक्स कंप्लायंस बढ़ गया। मिलियंस ऑफ फेक करेंसी नोट्स जो सिस्टम में घूम रहे थे वो एक झटके में रद्दी हो गए। टेरर फंडिंग की कमर टूट गई और सबसे बड़ी बात, कैश इज किंग वाली मानसिकता को बहुत बड़ा धक्का लगा। डिजिटल ट्रांजैक्शंस आज हमारे जीवन का एक नॉर्मल हिस्सा बन चुके हैं और इसकी शुरुआत उसी रात से हुई थी। उस गुप्त ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत का सिस्टम अगर ठान ले तो 130 करोड़ के देश में भी सबसे बड़े सीक्रेट को आखिरी सेकंड तक छुपा कर रख सकता है। वो 48 घंटे जब प्लानिंग अपने फाइनल स्टेज में थी और वो कैबिनेट मीटिंग जिसने सबको हिला दिया था, वो हमेशा एक केस स्टडी के रूप में याद रखे जाएंगे। राजनीति, इकोनॉमी और सीक्रेटरी का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन शायद ही दुनिया के किसी और लोकतंत्र में देखने को मिले। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी उस छोटी सी कोर टीम ने जो रिस्क लिया था वो इतिहास में हमेशा एक बोल्ड और कंट्रोवर्शियल कदम के तौर पर दर्ज रहेगा। ये थी भारत के सबसे बड़े और गुप्त ऑपरेशन डी नोटिफिकेशन की पूरी इनसाइड स्टोरी। कैसे चंद लोगों ने मिलकर देश की इकोनॉमी की पूरी तस्वीर बदल दी और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस सस्पेंस भरी कहानी ने आपको आखिर तक बांधे रखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको क्या लगता है कि डीमोनेटाइजेशन का फैसला सही था या गलत? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही थ्रिलिंग और डीप रिसर्च वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनसुने रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।